Hello everyone, Namaste, good morning. This is Rakesh Kushwaha from Mumbai. Today we shall discuss about an important emotion. जो नेगेटिव है, फ्रस्ट्रेशन, निराशा. आज हम लोग ऐसी भावना की बात करेंगे. भावना मेरी एक भाभी जी का नाम भी है, तो यहाँ व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं. एक ऐसी भावना जो सबके साथ जुड़ी है, फ्रस्ट्रेशन, निराशा. किसी के भी जीवन में किसी भी वक्त, किसी भी समय, किसी भी पल आ सकती है. जब आपकी मनमानी नहीं होती, जब आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं. मुझे यहाँ एक दार्शनिक का नाम याद आता है जो बहुत अपने ज़माने के प्रसिद्ध रहे, लेकिन बाद में लोगों ने भुला दिया उन्हें. क्योंकि यहाँ भारत में आत्मा परमात्मा की बात नहीं करेंगे तो प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, क्योंकि वो फैक्ट है. तो एक ऐसे दार्शनिक हुए चारवाक. मैं इनके बारे में पढ़ रहा था तो कुछ अलग बातें मुझे नज़र आई, हालांकि इनको लोगों ने नकार दिया. तो चारवाक अपने समय के काफ़ी प्रसिद्ध दार्शनिक रहे. आपको सर्च करेंगे तो मिलेगा, लेकिन जो लोग उनके अपोजिशन वाले हैं वो मुझे माफ़ करें. तो उन्होंने क्या लिखा, बहुत लोगों को उनकी बातें पसंद आई, कुछ लोगों को पसंद आई, ऐसे समझ लो. उन्होंने मटेरियलिज्म के बारे में बात की. जो भी उन्होंने तो बोला कोई आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, न कोई जीवन है. आगे उन्होंने आगे जीवन की भी बात, मृत्यु जीवन की बात जैसे कहते हैं ना, पुनर्जन्म की बात को नकार दिया. ये उनके नेगेटिव पॉइंट्स थे. तो उन्होंने तो ये बोला कि भाई अपनी शरीर की रक्षा करो, शरीर खाओ पियो मस्त रहो, शरीर को निरोगी बनाओ, शरीर का ध्यान रखो. दूसरी बात में उन्होंने कहा खाने पीने पर जोर दिया, घी मक्खन दूध दही जो भी है खाओ अच्छे से. और उन्होंने बॉडी केयर की बात की. और जो भी संसार है, जो भी दुनिया बनी है, उन्होंने यही बात की कि जो अर्थ है, वाटर है, फायर है, एयर है, इन सब से मिलके बना है और इन्हीं में जाके वो मिल जाना है फिर से. परसेप्शन की बात की उन्होंने, जो प्रत्यक्ष है उसकी बात की. लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष के लिए क्या प्रमाण की आवश्यकता है, लेकिन मैंने कभी सुना एक जज ने ही अपने सामने क्राइम होते हुए देखा, लेकिन सबूत उनके फेवर में जा रहे थे सब, जो क्रिमिनल था, और जज कुछ नहीं कर पाए. और दूसरी बार ऐसा हुआ कि वो निर्दोष था और सबूत उसके खिलाफ जा रहे थे, तो ऐसा भी हो जाता है. तो उन्होंने परसेप्शन के लिए ज़्यादा प्रत्यक्ष की बात की केवल, और उन्होंने नो अनुमान, कोई इन्फरेंस नहीं चलेगा. जो शब्द हैं उनके ऊपर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. तो लोगों को ये भी पसंद आया. कुछ लोग बोलते हैं ना खा लो पी लो मस्त रहो, यही जीवन है. लेकिन बुद्ध को भी निराशा हुई. ऐसा नहीं कि फ्रस्ट्रेशन आप लोगों को ही आता है. जो दैविक पुरुष होते हैं या नारियां होती हैं, शक्तियां होती हैं, उनको भी फ्रस्ट्रेशन आता होगा. अब मैं किसी मजहब की या किसी धर्म की तो बात करता नहीं. तो जब युवक रहे होंगे या बाल्यावस्था रही होगी, तो जब वो अपने मंत्री के साथ, क्योंकि राजकुमार थे बुद्ध, तो राजा के पुत्र थे, यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है. तो 3 बातें जो मैंने सुनी पढ़ी, वो जब उन्होंने किसी बुजुर्ग को, किसी वृद्ध पुरुष को देखा, वृद्ध व्यक्ति को देखा जर्जर अवस्था में, और उन्होंने पूछा कि ये ऐसे कैसे इतना चल भी नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या है, कि ये बुजुर्ग हो गए, वृद्ध हो गए, और इनका शरीर अब इनके साथ नहीं चलेगा. शरीर तो होने ही वाला है जर्जर. कुर्सी है, लोग सोचते हैं कि कुर्सी चलती रहेगी, मेज चलती रहेगी, पंखा चलता रहेगा. इनकी भी सबकी लाइफ होती है. कुर्सी के भी जो अणु हैं वो निकलते जाएंगे या मरते जाएंगे, और धीरे धीरे 50 साल में, 100 साल में वो जर्जर हो जाएगी. ये अलग बात है कि आप नहीं देख पाएंगे. लोगों को लगता है कि कोई भी चीज़ ने अगर जन्म लिया है तो उसके साथ मृत्यु तुरंत जुड़ जाती है. बुद्ध ने जब देखा कि अरे, तो उस मंत्री ने कहा कि आपको भी एक दिन बुद्धा होना है, आपको भी एक दिन वृद्ध होना है. ये तो सबके साथ होता है, बड़ी कॉमन सी बात है. लेकिन बुद्ध को ये बातें कॉमन नहीं लग रही थी. फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो डिसीज से परेशान था, बीमारी से परेशान था. जो 3 बातें उनको परेशान कर गई, उनमें से दूसरी है, उन्होंने किसी परेशान व्यक्ति को, किसी बीमार व्यक्ति को देखा, पूछा ये ऐसे कैसे करहा रहा है, या परेशान है, या दर्द में है, दुख में है, कि ये बीमार है. और ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, एक दिन आपको भी हो जाएगी.
देखिए ये चिढ़ने की बात नहीं है, ये बड़ी कॉमन और साधारण सी बात लगती है, लेकिन ये फैक्ट है। कभी भी कोई भी बीमार हो सकता है। फिर उन्होंने, अभी जब मैं पीछे जाता हूँ कि उन्होंने बोला खाओ पियो मस्त रहो, और इसमें व्यवहार तो एक्सीडेंट हो जाते हैं अचानक, कोई गलती भी नहीं होती किसी की। ये चीज़ें आपको बड़ा दुखी करती हैं। मैं तो रोड पे खड़ा था, कोई व्यक्ति बोलता है मेरी क्या गलती थी, मैं साइड में खड़ा था, फिर भी मेरे को कोई टक्कर मार के चला गया। तो उसमें नहीं जाएंगे हम लोग, फ्रस्ट्रेशन की बात तो है, चर्चा तो इसकी ही करनी है आज। तो गौतम बुद्ध को एक और चीज़ जो उनको परेशान कर गई, निराश कर गई या फ्रस्ट्रेशन में ले आई, वो थी किसी मृतक शरीर को जाते हुए देखना। और उनको 4 लोग कंधे पर रख के लेके जा रहे थे। उन्होंने ये क्या हो रहा है, ये चल क्यों नहीं सकता। आप सोचेंगे भाई क्या वो इतने विद्वान नहीं थे, बाल्यावस्था में ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो 4 जन क्यों लेके चल रहे, क्यों ये उतर के पैदल नहीं चल सकते, या इनको तकलीफ क्या है, इनको क्या परेशानी है कि ये मर गए हैं, ही इज नो मोर। और ये सबको होना है, आपको भी एक दिन मरना है, आप भी एक दिन ऐसे ही कंधों पे जाएंगे। अब बुद्ध को, गौतम बुद्ध को, सिद्धार्थ, उनको ये विचलित कर गई सब चीज़ें। तभी उन्होंने ये छोड़ा अपना राज परिवार और इन प्रश्नों की तलाश में निकल पड़े। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उनकी तलाशों में निकल पड़ो, ये किसी के भी साथ हो सकता है। तो बुद्ध का जो फिलॉसफी है, जैसे चारवाक की फिलॉसफी थी मटेरियलिज्म के ऊपर, बुद्ध की जो फिलॉसफी है वो 4 सत्य के ऊपर है। उनमें से सबसे ज़्यादा जो बुद्ध ने चर्चा की सफरिंग के ऊपर की है। और कोई भी व्यक्ति संसार में, संसार का नाम ही, दुनिया का नाम ही जो संसार चलता रहे, एक तो ये है, और एक दुख से भरा हुआ। तो गौतम बुद्ध ने दुख से भरा हुआ संसार देखा, और उनको ये सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ्स में चर्चा की है, एक सबसे पहला सफरिंग ही बताया। एवरीवन इज सफरिंग, किसी ना किसी का दुख, दर्द, पीड़ा सबके साथ जुड़ी हुई है। वो सफरिंग के कॉज क्या है, दूसरे उसमें उन्होंने बताया कि इसके कारण जरूर हैं, कोई ना कोई कारण है। जब इसकी चर्चा होती है तो कारण होगा। तो उन्होंने इसलिए इसमें चर्चा की कि भाई उसमें मेटाफिजिक्स में मत जाओ। बुद्ध ने मेटाफिजिक्स पे जहाँ जो नहीं दिया, ये तो जंगल है, फॉरेस्ट है, इसका कोई अंत नहीं है, आप उसमें उलझ जाओगे, फंस जाओगे। तो कॉज ऑफ सफरिंग होगा, कोई कारण होगा। अब ये नहीं पता लगाओ कि किसी ने मार दिया किसी को तीर से सपोज, तो अब ये किससे, कौन से मेटल से बना है, क्या कारण है, इसके शुभ कर्म थे या बुरे कर्म थे, इसमें नहीं फंसना है। पहले उसको हॉस्पिटल ले जाना है। इसमें बिलीव किया कितने दार्शनिक ने। तो ये कॉज ऑफ सफरिंग क्या है, बुद्ध ने उस पर जोर दिया। और उसका जो सफरिंग का सेसेशन क्या हो सकता है, उसका इलाज क्या हो सकता है, और उसका जो पाथ है टू एंड दिस सफरिंग, ऐसे रास्ते पर जाएं जहां सफरिंग है ही नहीं। और लोगों को क्या चाहिए, लोगों को तो यही चाहिए कि मेरे दुख दर्द मिट जाए बस। तो लोग मेडिटेशन की तरफ, मेडिटेशन वैसे भी आप करेंगे, मैंने कई वीडियो में चर्चा की है। तो मेडिटेशन तो बहुत अच्छा है आपके शरीर के लिए, मन आत्मा के लिए बहुत अच्छा है। तो ये आर्य समाज भी बोलता है। अब ये सही देखिए, एक दूसरे को मानते नहीं है, कोई संस्कृत को नहीं मानता, कोई दूसरी अपनी लैंग्वेज की बात करता है, हम उसमें नहीं पढ़ेंगे। आर्य समाज बोलता है, आर्य समाज गॉड राम को मानते हैं, अच्छे से मानते हैं, और जैसे बुद्ध वाले नहीं मानते। आर्य समाज मानता है, लेकिन आर्य समाज बोलता है कि उनके चित्र की नहीं, चरित्र की पूजा करो। आपने अपना तो लिया गौतम बुद्ध को, लेकिन उनके प्रिंसिपल्स पे नहीं चल रहे, तो क्या मतलब है कि आपके बुद्ध होने का, क्या मतलब है आपके आर्य समाजी होने का, कि आपको उनके नियम ही नहीं मालूम, 10 नियम जो उनके, उनमें से जो ईश्वर के नामों की चर्चा होती है या प्रचार प्रसार की चर्चा होती है उनके वेद की। खैर, तो हम लोग चर्चा करेंगे फ्रस्ट्रेशन के ऊपर, और इसके अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग रूप में कैसे देखा गया है उसको अच्छे से डिफाइन करेंगे। फिर उसके हम लोग जो कॉजेज हैं उसको ढूंढेंगे, उसकी मेरिट्स डिमेरिट्स की बात करेंगे और रेमेडी की बात करेंगे, जैसे हम लोग हर वर्कशॉप में चर्चा करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें तो आपको अच्छा लगेगा। अभी हम लोग चर्चा करेंगे इसकी, डिफाइन करेंगे फ्रस्ट्रेशन को। जब फ्रस्ट्रेशन की चर्चा करते हैं, निराशा की चर्चा करते हैं, बड़ा ही नेगेटिव इमोशन है ये, किसी को भी पसंद नहीं, कोई भी निराश नहीं रहना चाहता अपने मन से, कोई भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहना चाहता। तो अगर साइकोलॉजी में हम लोग बात करें तो बहुत ही नेगेटिव इमोशन है, जैसे मैं बोलता आ रहा हूँ। ये गैप है हमारे रियलिटी और एक्सपेक्टेशन का। जब हम लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिसे तू अपना समझता है, जिसे तू अपना अपना कहता है, यही तेरे दुख का कारण है। कितने लोग इसीलिए संतों में शादियां नहीं की
कि ये शादी कर लूँगा तो ये मैं दुख बढ़ जाएगा मेरे साथ। ऐसे लोगों ने माना अपनी अपनी फिलोसफी, अपना अपना दर्शन, फिर बच्चों में फंस जाएगा, उलझ जाएगा। तो उस उलझन से बचने के लिए मोक्ष प्राप्ति उनको उसी में नजर आ रही थी कि उन्होंने शादी नहीं की। खैर, तो साइकोलॉजी में नेगेटिव इमोशन है जो हमारा जो गैप है, रियलिटी से हम लोग अवे हो जाते हैं, रियलिटी को नहीं समझ पाते और हमारी एक्सपेक्टेशन अलग होती है, रियलिटी अलग होती है तो हमारा फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है, हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। इमोशनल डेफिनेशन में अगर बात करें तो ये फीलिंग है, इरिटेशन है, ये फीलिंग ऑफ इरिटेशन, एंगर, बहुत गुस्सा आ रहा है आपको, स्वभाव बदल जाता है किसी का, चिड़चिड़ा स्वभाव जिसको बोलते हैं हम लोग। एंगर मैनेजमेंट में भी चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियोज में। हेल्पलेसनेस फील करता है व्यक्ति कि मैं कुछ कर नहीं सकता, अनेबल टू अचीव, जो भी डिजायर्स हैं, नीड हैं, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ कुछ। ये इमोशन ऐसे आते हैं। इरिटेशन होता है आपको। बिहेवियरल जो डेफिनेशन है उसमें एक ट्रिगर है आपका जो इन्फ्लुएंस करता है आपके बिहेवियर को। कोई भी आपको ट्रिगर कर देता है, आपके ट्रिगर पॉइंट हैं। जैसे मेरा ट्रिगर पॉइंट है, मेरे को घर में घर वाले बोलते कल छुट्टी ले लो, अब मेरी 1-2 बार सैलरी कट गई होगी छुट्टी लेने से, तो मेरा ट्रिगर पॉइंट है कि कहीं ये छुट्टी सैंक्शन हुई कि नहीं हुई। तो ये ट्रिगर पॉइंट है जो आपको फ्रस्ट्रेटेड करते हैं। तो ट्रिगर इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर लीडिंग टू एग्रेशन, आपको एग्रेशन आ जाता है, आप विड्रॉल, आप अपने आप को अलग कर लेते हैं। किसी ग्रुप टॉक में खड़े आप वहाँ से चले जाएंगे, किनारे हो जाएंगे। जो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसमें इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है, आइसोलेटेड कर लेते हैं आप अपने आप को। ये तो एक ट्रिगर है, और ऐसा ट्रिगर है जो आपके व्यवहार को बदल देता है, बिहेवियर को चेंज कर देता है। लोग बोलते हैं ये कैसे बदला बदला सा रहता है, आजकल बात नहीं करता। कॉग्निटिव की अगर बात करें डेफिनेशन, जो बोध की, ज्ञान की, नॉलेज की बात करें तो एक मेंटल प्रोसेस है। इसमें क्या रहता है, ऑब्स्टिकल आ जाते हैं, जो आपका ऑब्स्टिकल आपके पाथ में आ जाते हैं, और वो क्या क्रिएट करते हैं, स्ट्रेस, इनएबिलिटी, और आपके डिसीजन बनाने की जो डिसीजन मेकिंग जो स्ट्रेंथ है, पावर है, उसको किल कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं। मार नहीं देते लेकिन कम हो जाती है आपकी डिसीजन मेकिंग। आप स्ट्रांग नहीं रह पाते, आपके आइडियाज नहीं आपको मिल पाते, मेंटल ब्लॉक जिसको बोलते हैं वैसा हो जाता है। सोशल अगर बात करें, सोशल डेफिनेशन, तो जो आपके इंटरपर्सनल गोल्स हैं उनसे आप मिस करते हैं। आपको आइडेंटिटी नहीं मिलती, रिकॉग्निशन नहीं मिलती। कई बार लोग बड़ी पोस्ट पर रहे होते हैं और रिटायर हो जाते हैं तो बड़ा फील होता है उनको कि मेरे को ये नमस्ते नहीं कर रहा है अभी। और सेल्फिश लोग होते हैं जिनको यही इंतजार रहता है ये कब रिटायर होगा, कब मैं इसको बताऊंगा कि आप क्या हो। खैर, तो जो रिकॉग्निशन है वो नहीं मिलती लोगों को, तो फ्रस्ट्रेशन आता है कि मेरे को नमस्ते नहीं किया। इसी में बात किया है आपने, उधर से हेलो कौन बोल रहा है, अगर ये बोल दिया, इसी में लोग इरिटेट हो जाते हैं कि उसने मुझे तू करके बात की, उसको पता ही नहीं। तो ये संस्कार की बात होती है। खैर, आपको हेलो, आप कौन बोल रहे हैं ऐसे बोलना चाहिए। बड़ा भी, बुजुर्ग भी, कोई भी हो सकता है। आपने बोला कौन बोल रहा है, तो देखिए उसी में आदमी को फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। सोशल रिलेशन में ऐसा होता है, सपोर्ट नहीं मिलता है जब आपको ज़रूरत है सपोर्ट की, आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते हैं, रिलेशनशिप ब्लॉक हो जाते हैं, कोई आपके साथ में नहीं खड़ा है। पब्लिक प्लेसेज में ऐसा होता है, अब वहाँ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करें, घर परिवार में अलग होता है, पब्लिक पे अलग होता है। वहाँ उनके पब्लिक में उनके कुछ प्रोफेशनल रिलेशन रहते हैं, तो वो परिवारी जनों को भी अवॉइड करते हैं। कई बार पहचानते नहीं कि मेरे परिवार है, इंट्रोडक्शन भी नहीं कराते लोग, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में रहता है। लॉन्ग टर्म में जहाँ रिलेशन है वहाँ परिवार का परिचय देते हैं लोग। जहाँ उनको पता है कि ये प्रोफेशनल मीटिंग हो रही है, यहाँ मेरे परिवार से कोई मतलब नहीं है, तो वहाँ लोग परिचय भी नहीं देते हैं। बड़ा बुरा लगता है कई बार लोगों को, मेरे पिताजी का परिचय नहीं कराया कहीं अपने बिजनेस पार्टनर से, वो नहीं चाहते। हो सकता है उसका ड्रॉबैक हो, अपने परिवार के बारे में बताना ही नहीं चाहते हो। खैर, अपनी अपनी चीज़ें हो सकती हैं। फ्रस्ट्रेशन की बात करें, फ्रस्ट्रेशन कैसे आता है, तो डेवलपमेंटल डेफिनेशन में अगर बात करें तो ये रोल है एक लर्निंग और पर्सनल ग्रोथ का। जब आपका लर्निंग पर्सनल ग्रोथ में आपका बराबर नहीं होता है, एक्सपीरियंस जो रहते हैं आपके, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स जो रहते हैं, उनसे आपको फ्रस्ट्रेशन आता है। इसमें जो भी आपके कहीं भी कोई रुकावटें आने लगती हैं, आपने कुछ अच्छा काम किया, जो आपने कुछ लर्न किया और वो कुछ गलत हो गया, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये रहता है। मोटिवेशनल में कैसा रहता है, दोनों हैं। मोटिवेशनल अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये मोटिवेट भी करता है, क्योंकि ये दोनों हैं। एक तो ये मोटिवेट कर सकता है आपको, या नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड है, आपको डिमोटिवेट भी कर सकता है। तो ये कौन सी आप पहलू लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ट्राई हार्डर एंड फाइंड द ऑल्टरनेटिव वेज टू द गोल।
लोग फ्रस्ट्रेटेड ना होने की जगह और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। आपने मेरा प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो मैं दूसरे के पास नहीं जाने की जगह मैं उस पर ही वर्क करूंगा और उसको अच्छा बनाऊंगा। कुछ लोग उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं कि आपने रिजेक्ट कर दिया, किसी और को वो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और उसने अप्रिशिएट भी किया। मैंने बचपन में कहानी सुनी थी, द बोल इज मेड ऑफ गोल्ड। तो एक लालची विक्रेता ने, खरीदने वाले ने उसको फेंक दिया। ये कचरा कहाँ से उठा के ले आया? वो सोने का कटोरा था। उसने स्क्रैच मार के देखा और पता लग गया कि ये सोने का है। और दूसरा खरीदने वाला आया, वो गरीब था लेकिन ईमानदार था। उसने उसको देखा ये सोने का है, तो जितने भी उसके पास बर्तन थे, जितने भी पैसे थे, उन सबको दे के चला गया उसको कि ये आपके पैसा है, कि ये कीमती है। तो अब ये लालची वाला आया कि नहीं, मैं तो इतना देने को तैयार था इसका। तो ये ऐसे लोग फंस जाते हैं कई बार। तो दोनों कुछ लोग अल्टरनेट ढूंढ लेते हैं, क्योंकि परिवार बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, निराश था, उनके पास पैसे नहीं थे और उनको वो बेचना था। खैर, तो प्रैक्टिकल डेफिनेशन में अगर बात करें तो आपको डिससेटिस्फेक्शन आता है और किसी को भी हो सकता है। किसकी वजह से? ड्यू टू डिले। मैं यहाँ लोकल ट्रेन का उदाहरण देता हूँ। मुंबई में मैं बोलता हूँ ये आखिरी ट्रेन है क्या? कई बार लोग पूछते हैं कि नहीं आखिरी ट्रेन नहीं है सर, ऑफिस में कोई एक्सक्यूज नहीं चलता। मेरे 2 लेट मार्क ऑलरेडी हो गए, तीसरे में मेरी एक CL कट जाएगी, नहीं तो एक दिन की सैलरी कट जाएगी। और मेरा बॉस बोलता है नो एक्सक्यूज, टाइम पे आना है मतलब आना है। तो यहाँ मुंबई में टाइम पे चलता है सब कुछ। इसलिए आपने देखा होगा लोग क्यों मरते हैं चढ़ने के लिए ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन से ज़्यादा फास्टेस्ट मोड कोई है नहीं। तो ज़्यादातर पब्लिक ट्रेन में ही सफ़र करती है। लोकल ट्रेन यहाँ की लाइफ लाइन बोली जाती है और चढ़ जाते हैं लोग। मैंने भी अनुभव किया, जब मेरा टाइम पीक आवर्स में था तो बहुत डिफिकल्ट होता था, फिर भी चढ़ के जाना है क्योंकि टाइम से पहुँचना है। टाइम से नहीं पहुँचेंगे तो आपके नेगेटिव रिमार्क, आपके ऊपर नेगेटिव जाएगा। कई बार लोगों का टर्मिनेशन हो जाता है, जॉब भी चली जाती है पंक्चुअलिटी के लिए। तो प्रैक्टिकल में कैसा है, कोई भी चीज़ में डिले हो गया तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि काम पे नहीं किया, आपने कुछ प्रोग्राम करना है और वो आया ही नहीं, फूल वाला नहीं आया। कितने परेशान हो रहे हैं आप, विचलित हो रहे हैं। सारा कुछ छोड़ के मैंने इनॉग्रेशन किया था एक बार अपने प्रैक्टिस एकेडमी का, बहुत पहले जब मैं नया था। तो पूजा चल रही है और ये नाश्ता मैंने ऑर्डर किया बड़ी दुकान से, और मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड भी नहीं उस वक्त में, सब मेरे रिलेटिव और बड़े ही थे। तो मैं वहाँ से नाश्ते के लिए मैं चल के गया और सब मुझे आशीर्वाद के लिए ढूंढ रहे हैं कि भाई, और मैं उसको चिल्लाया कि आपको मैंने जब टाइम दिया था 10 बजे का और 10:30 बज गए, 10:15 के, नहीं सर आपका ही हो रहा है, बस 2 मिनट में पहुँच रहा है। तो आपके अंदर पेशेंस नहीं रहता। लेकिन धीरे धीरे अनुभव आते हैं, आप टीम वर्क करना शुरू कर देते हैं और वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर देते हैं। वो हम लोग रेमेडी में बात करेंगे। तो कोई भी चीज़ डिले होती है तो आपको फ्रस्ट्रेशन आता है। यहाँ सब लोग जाने के लिए बोल रहे हैं कि चलें जी, और आपका नाश्ता ही नहीं है टाइम पर। तो ये प्रैक्टिकल डेफिनेशन हो जाती है। डिससेटिस्फेक्शन आता है ड्यू टू डिले एंड डिनाई। कभी कोई चीज़ डिनाई कर दिया, किसी ने मना कर दिया, आने से मना कर दिया, तब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि वो मेरे प्रोग्राम में नहीं आए। वजह कुछ भी हो सकती है। तो जहाँ डिनाई आ जाता है वहाँ पे भी आपको फ्रस्ट्रेशन आता है। कोई भी चीज़, व्हेन यू लूज समथिंग, आपकी कोई चीज़ खो जाती है, कोई डॉक्यूमेंट खो गया, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। आप ही रख के भूल गए। कई बार मैं कोई पेपर अपनी डायरी में रख के भूल गया हूँ और मैं सब जगह ढूंढ रहा हूँ और मैं कहाँ किधर। फिर आप सस्पेक्ट भी करने लगते हैं कि कोई आया तो नहीं था। मैं जब अपने अंकल के साथ रहता था, मामा के साथ बॉम्बे में, तो किसी का नेबर का कुछ खो गया तो मैं निकल के गया ऑफिस। तो उन्होंने ये तक पूछा था कि आपके यहाँ से कोई निकल के गया था अभी, तो बड़ा बुरा लगा था मुझे। लेकिन ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, यही प्रैक्टिकल डेफिनेशन है कि कोई सर्च कर रहा है तो पूछ रहा है कि कोई निकल के गया तो कहीं उन्होंने देखा तो नहीं, कहीं लेके तो नहीं चला गया। ऐसा भी कभी कभी लोगों के दिमाग में आता है। तो जो आपकी एक्सपेक्टेड मटेरियल है, बेनिफिट है, चाहे वो इकोनॉमिक रहे, जो अपॉर्चुनिटीज हैं आपकी, कभी कभी आपकी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं। मेरा प्रमोशन होना था, मेरा नंबर था, मेरा नहीं आया। कभी सिलेक्शन होना था, मेरा नाम नहीं आया। तो लोग प्रे करते हैं। कई बार लोग तो हाउसी गेम में फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि वो बोलते हैं, मैंने कई लोगों को, मेरा तो अभी तक मेरे लाइफ में कभी मैं जीता नहीं, तो अपने ऊपर नेगेटिव टॉक करने शुरू कर देते हैं। अभी हम लोग इसके कॉजेज के बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है लेकिन इंटरेस्टिंग है अगर आप पूरा सुने। तो अभी हम लोग इसके कॉजेज के बारे में। फ्रस्ट्रेशन के कारण बहुत होते हैं और ये अलग अलग होते हैं। किसी का रिश्तेदारी का कारण होता है, वो रिश्तेदारों से परेशान है। किसी का ऑफिस का कारण होता है, जो वहाँ जॉब है वहाँ किसी से उनके रिलेशन अच्छे नहीं चल पा रहे। किसी का बिजनेस का कारण होता है, सोशल, इकोनॉमिक, पर्सनल, इंटरपर्सनल, बहुत सारे रहते हैं कारण। तो एक एक करके जल्दी जल्दी चर्चा कर लेते हैं, फिर वीडियो बड़ा हो जाता है। तो पर्सनल जो कॉजेज हैं उसमें सबसे बड़ा है जो हम लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जो एक्सपेक्टेशन हो ही नहीं सकती फुलफिल। ऐसी ज़्यादा उम्मीद करना किसी से
किसी से हम लोग जब ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं और वो उम्मीद पर खरा नहीं उतरता या फिर डिनाई कर देता है, डिले कर देता है, तब हम लोगों को फ्रस्ट्रेशन आता है। सेल्फ डाउट, अपने ऊपर ही डाउट करने लगते हैं, पता नहीं मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं क्योंकि सेल्फ डाउट करके रखा है। आपको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर अनमेट नीड्स रहती हैं कि जो आपने डिजायर किया था, जो आपने सोचा था, जो आपकी ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही, तब आपको फ्रस्ट्रेशन आता है। हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, कभी कभी चिड़चिड़ा हो जाता है आदमी का, तबीयत ठीक नहीं और आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, उठ के चला जाएगा। फ़ोन पे भी लोग आदमी उधर से बोल दे बस कि मैं ठीक हूँ, तो आप अच्छा समझ लेते हैं। कई बार आदमी छुपा लेता है कि इसको क्या बताऊँ अपनी तकलीफ के लिए, क्योंकि मैंने बोला है कि 80% लोग वो तो पड़ी नहीं है और 20% खुश होते हैं आपको तकलीफ में देख के, कि वो इसी इंतजार में रहते हैं कि कब आप तकलीफ में आए और कब उनको मौका मिले। वह बड़ी बड़ी बातें करता था, बहुत लंबी लंबी फेंकता था, अभी क्या हो रहा है। इंटरपर्सनल कॉजेज में अगर बात करें तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दूसरों के साथ आपके आ जाते हैं, क्योंकि आपका स्वभाव इतना खराब है कि आप डोमिनेटिंग हैं। आप चाहते हैं जैसे आपकी दादागिरी चलती है, जैसे किसी की दादागिरी ऑफिस में चलती है, वही सोचते हैं मैं घर में ही बॉस हूँ, तो वहाँ बच्चे और पत्नी नहीं सुनते हैं, तो आपको फ्रस्ट्रेशन आता है। उनकी बातें आपको सुननी पड़ेंगी, वो आपकी अलग जिम्मेदारी है, ऑफिस की अलग जिम्मेदारी है। पर्सनल और प्रोफेशनल को आप मिक्स नहीं करें, ये हम लोग रेमेडी में बात करेंगे। आप अपने आप को आइसोलेटेड फील करते हैं, या कोई बुलिंग हो जाती है, कभी कोई आपको चिढ़ाता है आपके जाति को लेके, आपके बोलते हैं ना बॉडी शेमिंग रहता है किसी का, तो ये भी एक कारण बन जाता है। कभी कभी लोग चिढ़ाते हैं और इसमें बड़े लंबी बात है, लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होता है इसका लोगों के लिए। लोग समझते नहीं है, कभी उल्टा हो जाता है, जब आपका जूनियर है वो आपका बॉस भी बन जाता है दूसरी कंपनी में या दूसरी जगह जाकर, वहाँ आपको डील भी करनी होती है। जैसे वो किसमें 3 इडियट्स में, मूवीज़ के उदाहरण दे देता हूँ क्योंकि ईजी हो जाता है लोगों को समझने में, क्योंकि ये काफ़ी कभी ऊंची बातें हो जाती हैं। तो जो 3 इडियट्स का ये बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है, वो उसके साथ डील करने आया तो कैसे गिड़गिड़ाता है, कहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, तो कब कैसा वक्त आ जाए, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये रेमेडी की बात है। प्रोफेशनल में कैसा रहता है कि आपका वर्कलोड ज़्यादा है, इतना वर्क प्रेशर है, आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, घर पे आके भी गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि आप घर पे भी काम लेके आ जाते हैं कई बार, तो बर्न आउट हो जाता है। कभी कभी जब ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है तो आदमी बर्न आउट होता है, किधर न किधर तो निकालेगा, तो पत्नी पे निकाल देता है, बच्चों पे निकाल देता है, अपने हेड पे, या जो रिश्तेदार है या नौकर सर्वेंट है, किधर भी, तो आपके व्यवहार में बदलाव आ जाते हैं। जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो आ जाते हैं, कलीग्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, उनको लगता है ये मुस्कुरा रहा है, खुश है, तो इसके पास काम कम है, उनका मैनेजमेंट है। मैं बहुत बार वर्क प्रेशर में भी खुश रहता हूँ, वो मेरा रेमेडी है, मैं अच्छा लिखने लग जाता हूँ। पहले जब मैं कभी टेंशन रहता था तो रजिस्टर रहते थे, तो मैंने जब नया टीचर था तो मैं उसमें नाम लिखने लग जाता था अगले महीने के, और वो कर्सिव में अच्छे हैंड राइटिंग में, तो लोगों को लगा था क्या सर आज टेंशन में है, अच्छा लिख रहे हैं, तो लोगों को पता भी था कि ये लिखने चले गए हैं, मतलब कुछ काम कर रहे हैं, तो उनको कोई चीज़ परेशान कर रही है, तो ये अच्छा रेमेडी है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, स्ट्रेस आ जाता है, लैक ऑफ रिकॉग्निशन, जैसे बोला पहचान ही नहीं रहे लोग, आपको मीटिंग में बुला नहीं रहे, आप टेंशन में आ जाएंगे। एक छोटी सी ये भी आपको टॉर्चर करने का एक तरीका है, इग्नोर करना। आपको कोई अवॉइड कर रहा है तो आप समझ लो उसको कि आप अपना ईमानदारी से काम करते रहो, पंक्चुअलिटी जो भी गुड एथिक्स थे उनको मेंटेन रखो, आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे, आप अपना काम ईमानदारी से करते रहो। ये सब चीज़ें ऑब्जर्व होती हैं लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में बेनिफिट ले लेंगे वो लोग, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही लोग डायरेक्टर बनते हैं जो एक जगह पे पड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी ईमानदारी सच्चाई कभी ना कभी तो नजर आती है लोगों को। लोग चापलूसी करके थोड़े टाइम के लिए आगे निकल जाते हैं, लेकिन लॉन्ग विजन में, लॉन्ग टर्म में वो काम नहीं करता। एक एनवायरमेंटल कॉज भी बन जाता है, जब आपका कहीं बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, आप चिड़चिड़े हो रहे हैं। मेरी सोसाइटी में भी जब नवरात्रि वगैरह होती है तो कुछ लोग मैसेज भी लिखते हैं कि इतनी ज़ोर से आवाज़ हो रही है, आपको नहीं लगता कि लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये जब दूसरी जगह लाउड स्पीकर दूसरी सोसाइटी में बज रहा होता है आवाज़ तेज, वहाँ नहीं जाने की हिम्मत होती, लेकिन यहाँ बोल लेते हैं लोग। तो ये एक फ्रस्ट्रेटेड पर्सन की क्वालिटी है कि एक अकेले व्यक्ति को तकलीफ हो रही है तो पुलिस को कंप्लेंट कर देते हैं, पुलिस ने भी परमिशन दे के रखी है 10 बजे की, 10 बजे के बाद बंद करना पड़ता है। वहाँ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको तकलीफ बढ़ जाएगी, जब परमिशन है तो आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो ये क्या रहता है, एनवायरमेंटल में नॉइज आ जाता है, ट्रैफिक आ जाता है, कभी कभी आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तभी भी आप तो लोगों की तो लैंग्वेज बदल जाती है, अभद्र व्यवहार भी करने लगते हैं, कभी कभी ड्राइवर को चिल्लाने लगते हैं, आपको पता नहीं चलता इधर से निकालना चाहिए था, और ये ऑटो में बैठे तो ऑटो ड्राइवर को चिल्लाते हैं आपको, और वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं क्योंकि उनको डिले हो रहा है। तो ये भी फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाता है। ट्रैफिक, कभी कभी वेदर
बारिश आ गई, आपके पास अम्ब्रेला नहीं है, आप भीग रहे हैं, अभी क्या करें। तो वो भी ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेट कर देती है। ऐसा नहीं कि कोई फ्रस्ट्रेशन बहुत बड़ा बवाल हो गया, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें भी आपको फ्रस्ट्रेटेड कर देती है और उनसे आप जल्दी बाहर निकल आते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनसे आप बाहर नहीं निकल पाते हैं। कोई भी क्राइसिस हो जाते हैं, कभी आपके पास पैसा नहीं है, तकलीफ में आ जाते हैं। मेरी एक टीचर शेयर करती थी, एक कॉइन भी नहीं था उनके पास फ़ोन करने के लिए, बस भूल गई घर पे। तो लोगों को पूछ रही है कि मोबाइल आपका यूज़ करते हैं, उनको बोल रहे कुछ अलग ही लग रहा है, कोई अलग ही मीनिंग निकाल रहा है उसके। मैंने किसी वीडियो में चर्चा की है शायद। तो वो एक कॉइन मांग रही है, किसी एक कॉइन है तो मैं बात कर लूँ। तो कभी कभी इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है आदमी, हेल्पलेस हो जाता है, समझ ही नहीं पाता कि मैं क्या करूँ। कभी कभी सच भी आपको फंसा देता है। एक कसाई अगर गाय के पीछे भाग रहा है और गाय वहाँ दो स्ट्रीट हो जाती हैं, और कसाई ने आपको पूछा मैं किधर जाऊँ, किधर गाय गई, यार आपने सच बोल दिया तो आपने पाप कर दिया। किसी को आपने बचाने की जगह तो आपको वहाँ झूठ भी, वो ऐसे झूठ चल जाते हैं, लोग बोलते हैं। कहाँ कितना किसी का भला हो रहा है, सोसाइटी का भला हो रहा है, देश का भला हो रहा है, तो वहाँ चल जाता है। सच बोलना बड़ा, ये बहुत बड़ा अध्याय है कि सदा सच बोलो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। जब यूसुफ को बोला गया, नहीं याद हुआ कि मेरे अमल में नहीं आ रहा है, कैसे कह दूं कि मैंने ये पाठ याद कर लिया। तो बड़ा मुश्किल पाठ है, सदा सच बोलो। आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना मुश्किल है। अब हर जगह पे पकड़े जा सकते हैं, लोग आपको ही पास आएंगे कि वो सच बोलते हैं। कई बार मेरे घर में भी मुझसे लोग बोलते हैं कि डिप्लोमेटिक आंसर हो सकता है, मैडम से पूछो, मैडम आपको सही बताएंगे, ऐसा हो जाता है। तो अब हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो टेक्नोलॉजी की वजह से कभी लाइट चली गई, पर्दा ही नहीं बंद हो रहा है, खुल रहा है, तो परेशान हो रहे हैं लोग, क्या करें। अचानक से लाइट चली, साउंड बंद हो गई। तो ये जो टेक्निकल है, इंटरनेट बंद हो जाता है, लोग पूरा लाइन में लगे हुए हैं, आप ट्रेन का टिकट ले रहे हैं सपोज करो, या बुकिंग कर रहे हैं, अचानक से इंटरनेट गायब हो जाए, तो ये भी फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाता है। ये एनवायरमेंटल में आता है। कभी कभी पॉलिटिकल इश्यूज हो जाते हैं, आप पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते हैं। आप सोचते हैं क्या हुआ, मेरे फ्रेंड का ट्रांसफ़र हो गया सपोज, और ऐसी जगह हो गया रिमोट एरिया में, केंद्रीय विद्यालय तो ऐसे ही होते हैं, अब उसको पता ही नहीं है कि कहाँ कैसे क्या हो गया। तो कभी कभी पॉलिटिकल इश्यूज़ भी हो जाते हैं, तो इस पर कोई कमेंट नहीं करें, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, कभी कभी होता है। कभी कभी इकोनॉमिक सोशल की वजह से भी हो जाता है कि लोग बोलते हैं, जैसे मैंने टाटा की बात की थी कि उन्होंने अपनी ये फ्लाइट के लिए उन्होंने ब्राइब देना मंजूर नहीं किया, अगर परमिशन नहीं मिली है तो नहीं मिले। हम लोग जो रिमार्क आए उस पर वर्क करेंगे। कभी एनओसी लेने जाते हैं, स्कूल्स के लिए भी एनओसी लेनी पड़ती है रिकॉग्निशन के लिए, तो वहाँ क्लॉजेज आते हैं कि ये कमियाँ हैं, आपको ये निकालनी पड़ेंगी। तो कहीं कहीं डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि कमियां अगर आप नहीं निकालें तो आप उसका कुछ अरेंजमेंट ढूंढ लेते हैं लोग, और हो जाता है। लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो दोनों तरफ से मार भी पड़ती है, और ऐसा बहुत जगह हुआ है और हो रहा है। तो अच्छे लोग क्या करते हैं कि जो कमियां उनको सुधारेंगे, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन आता है कि इसका हो गया काम, मेरा नहीं हुआ। एक जगह इंटरव्यू में ऐसे ही चल रहा था सिलेक्शन, और ये आड़े टेढ़े आंसर दे रहा है व्यक्ति, तो उसको पूछ रहे कि ताजमहल कहाँ है, कि दिल्ली में है, कि ये दूसरी जगह कोई भी पूछा उन्होंने कि ये कहाँ है, कि ये वो दूसरी जगह है, गलत उत्तर दे रहे हैं। बोले आपको इतनी छोटी छोटी चीज़ें नहीं मालूम है, कि बोले मुझे मालूम है और पूछिए, लेकिन आपने सिलेक्शन ऑलरेडी कर लिया है, मैंने सुन लिया। वो जो व्यक्ति निकल के गया वो खुश होते हुए गया है और बोल के गया मुझे हो गया मेरा। खैर, हुआ हो नहीं हुआ, हो सकता है उसकी स्ट्रेटेजी रही हो आपको फ्रस्ट्रेटेड करने की, तो आपको दोनों पहलू पर चलना है। आपको कभी भी एक पहलू नहीं देखना चाहिए। कई बार क्या होता है, मैंने सुना अभी किसी बड़े विद्वान को कि आपने एक हाथ फ्रिज में कुछ काम करके निकाला है, एक आपने माइक्रोवेव से हाथ निकाला है, या एक गर्म पानी में से हाथ निकाला है, एक फ्रिज के पानी में से हाथ निकाला है, और दोनों हाथ अपने हाथ ही आप नॉर्मल पानी में डाल रहे हैं। तो एक हाथ महसूस करेगा जो ठंडे से आया उसको गर्म लगेगा वो पानी, और जो गर्म से आया उसको ठंडा लगेगा। तो ये कैसा है, ये दोनों पहलू हैं, आपको समझना पड़ेगा कि कंडीशन सिचुएशन क्या है। तो इसलिए बोलते हैं वो देश काल और जो समय और परिस्थिति को भी आपको समझना पड़ेगा कि किस परिस्थिति में ये हुआ, किस समय में हुआ, और किस देश काल में हुआ, क्योंकि वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से कैसा माहौल रहा होगा और किस माहौल में उन्होंने ये बात कही होगी। और आप कनेक्ट कर रहे हैं, आज उन्होंने बात कही थी 3 महीने पहले, और किसी और उसमें रेफरेंस में की थी, कॉन्टेक्स्ट में की थी। सोशल में कैसे रहता है, सोसाइटल अगर कॉजेज की बात करें तो मीडिया बहुत बड़ा कारण बन जाता है। लोग यूट्यूब से सीख के, अब मैं अपने विचारों को भी अगर कोई इन्फ्लुएंस करेगा, अगर नेगेटिव ले लेता है तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ फिल्टर करके यहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें रख लो, जो खराब लगे उसको निकाल दो। तो मीडिया एक बार बहुत बड़ा रोल कर देता है। कई बार आप न्यूज़ देख के परेशान हो जाते हैं,
या कभी कभी कोई फेक न्यूज़ आ जाती है, इसलिए वो आता है ना, चेक करता है उसको कि ये वायरल वीडियो हुआ सही है या गलत है। तो पुराना वीडियो रहता है, बहुत साल पुराना रहता है, और उसको अभी लोग जोड़ देते हैं। कंपैरिजन से परेशान होते हैं लोग। मैं भी जब कॉलेज टाइम में था तो पापा हमेशा कंपेयर करते थे दूसरे बच्चे, मुझे अच्छा नहीं लगता था कि उसके बेटे का यहाँ हो गया, उसके बच्चे का यहाँ हो गया। आज मैं देखता हूँ तो बड़ा खुश महसूस करता हूँ, और वो उनको भी गर्व होता है। कई बार मैं बताता हूँ कि मैं कितनी तकलीफ से गुजरा जब आप कंपेयर करते थे। तो पेरेंट्स को कंपेयर नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन में क्या होता है, उनको भी फ्रस्ट्रेशन में ही कंपैरिजन करना पड़ता है। उनको लगता है कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है और इनके बच्चों का सिलेक्शन हो गया, लोग चर्चा करते हैं। तो घर में भी मैं आई रिक्वेस्ट द पेरेंट, प्लीज डोंट कंपेयर। उसको ही बोलो, मैं अपनी बेटी को ही बोलता हूँ कि जो आपका चल रहा है परसेंटेज उससे ज़्यादा आना चाहिए। यू हैव कॉम्पिटिशन विद योर सेल्फ। आपको अपने आप से ही कॉम्पिटिशन रखना है। आप अगर इतना ला रहे हो रैंक, तो उससे ऊपर रैंक आना चाहिए। दूसरे का कितना आ रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, आपको उतना टेंशन नहीं लेना है। सपोर्ट नहीं मिलता है, कभी कभी घर में पेरेंट्स सपोर्ट नहीं मिलता है, बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। अब नेगेटिव आपने टैग ही लगा दिया है केयरलेसनेस का, तो बहुत बार ऐसे नेगेटिव जो टॉक होती है आपके बारे में, तब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। इनजस्टिस हो जाता है कई बार। कंपैरिजन में क्या होता है, अब एक के साथ में आप अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, दूसरे के साथ नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे छोटी छोटी चीज़ें माइंड करते हैं। अगर टीचर ने बोल भी दिया ऐसे, उसको तो आता नहीं है, नींद नहीं आती। कुछ बच्चे सेंसिबल होते हैं, कुछ बच्चे हैं कि वहीं के वहीं बराबर कर देते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला, कुछ ऐसे जवाब दे देते हैं। कुछ संस्कार में बंधे रहते हैं, नहीं बोल पाते। कहीं इनइक्वलिटी की बात आ जाती है, कहीं हाथ खड़े करने को बोला, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, जिन्होंने खड़ा कर दिया उनको ही सेलेक्ट कर लिया, ऐसा भी हो जाता है। तो कल्चर वेरी करता है, लैंग्वेज वेरी करती है। कहीं कहीं आप ऐसी जगह फंस जाते हैं कि आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती है, उनका कल्चर अलग है, और आप सोचते हैं मैं क्या करूं, तो आपको फ्रस्ट्रेशन आता है कि मैं कहाँ फंस गया। कहीं कहीं आपका एज बैरियर बन जाता है, वो सब बुजुर्गों की सभा है और आप फंस जाते हैं। कहीं कहीं वो यंगेस्ट टीनेजर्स की मीटिंग चल रही है और आप वहाँ पे फंस जाते हैं। मैं तो टीचर हूँ, तो कई बार मेरे को एक बार स्टूडेंट बोला, सर यू आर सो लकी कि आप टीनेजर्स के साथ, नहीं तो टीनेजर्स लाइक नहीं करते हैं बड़ों के साथ बात करना, उनको अपने एज वाले, बट दे आर हेल्पलेस। भाई मैं टीचिंग में, तो मेरे को तो टीनेजर्स को ही पढ़ाना होता है। अभी हम लोग डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। जब हम लोग डिसएडवांटेज की बात करते हैं, बहुत सारी डिसएडवांटेजेस हैं इसकी, और वो डिसएडवांटेजेस भी अलग अलग है। वो आपकी फिजिकल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है, कॉग्निटिव हो सकती है, इंटरपर्सनल हो सकती है। तो एक एक करके समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। जो इमोशनल आपका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपको स्ट्रेस आ जाता है, आपको एंगर आता है, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं फ्रस्ट्रेशन के। आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, आपका मूड स्विंग करता है, आपने हाँ बोल दिया फिर ना बोल देते हैं, एंजाइटी घबराहट होती है आपको। आप फ्रस्ट्रेशन से जितना बच सकें उतना बचना चाहिए, नहीं तो आपको ये डिसएडवांटेजेस का सामना करना पड़ेगा। और आपका जो एग्रेशन आ जाता है आपका, अगर आप ये बिहेवियरल डिसएडवांटेज की बात करें तो आपके बिहेवियर में क्या क्या चीजें जाते हैं, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, अवॉइड करने लगते हैं। जनरली आपने गुड मॉर्निंग बोला, आपको गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दे रहा है व्यक्ति, आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। और एडिक्शन हो जाता है किसी का किसी चीज का, तो ये प्रोडक्शन जैसे रहता है ना, प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, आपको मोटिवेशन नहीं मिलता है, आप एब्सेंट होना शुरू कर देते हैं या मीटिंग्स में नहीं जाते। तो ऐसे ये डिसएडवांटेजेस हो जाती है जो आपके लिए अच्छा नहीं है। आप आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और जो आपकी क्रिएटिविटी है वो आपकी कम होती जाती है। इनोवेटिव आइडिया नहीं आएंगे। कैसे आएंगे जब आप फ्रस्ट्रेशन में हैं? तो कैसे हंसेंगे लोग? आपको बोलते हैं जबरदस्ती स्माइल करो, जोक सुनाया है। फिजिकल डिसएडवांटेज में हेडेक होने लगता है लोगों को, माइग्रेन हो जाता है लोगों को, और दवाई कराते कराते, इलाज कराते कराते, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक विकार है, ये आपकी भावना से जुड़ा हुआ है। आपको खुशी की कोई समाचार मिलता है तो नए मेहमान, पता नहीं मैंने कभी पढ़ा था स्कूल टाइम में, तो कोई दूसरे मेहमान आ गए उनके घर पे, और ये पता लगा सिर बांध के पड़ी है, और ऐसे कैसे भी करके उसने खाना बनाया उनके लिए, और उनके मेहमान थे ही नहीं। जैसे मूवी में दिखाया, ये हमारा एक लेसन था। फिर उसका भाई आ जाता है शाम को, और जब भाई आ जाता है तो वो खुश हो जाती है, उसकी तबीयत भी ठीक हो जाती है। ये रेमेडी में आता है। तो आपके डिसएडवांटेज जो फिजिकल है, माइग्रेन हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है, आपका डाइजेशन खराब हो सकता है, स्लीपिंग आपके आवर्स खराब होते हैं, लोगों को नींद नहीं आती क्योंकि आप फ्रस्ट्रेशन में, आपको घबराहट होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, लोगों को मसल पेन होने लगता है, अस्थमा भी हो जाता है लोगों को, स्किन डिसीज हो जाती है। मैं बता रहा हूँ आपको इसका सोचना ही पड़ेगा, रेमेडी के लिए आपको सुनना ही पड़ेगा मुझे कि इसकी रेमेडी क्या है, कि ये मेरे साथ भी होता है, किसी के भी साथ हो सकता है। और जब ज़्यादा हो जाता है तो प्लीज़ सलाह लें जो भी उसके एक्सपर्ट है, जो इसमें ट्रेंड है। कॉग्निटिव डिसएडवांटेज में आप फोकस नहीं कर पाते, आपको कंसंट्रेशन नहीं होता है, आपको कंटेंट ही नहीं मिलते, मेमोरी लॉस हो जाता है, आपको याद नहीं आता है,
जब आप फ्रस्ट्रेशन में होते हैं तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, लैक ऑफ क्रिएटिविटी, जैसे मैंने बोला लैक ऑफ इनोवेशन, और आप क्या है लर्निंग डिफिकल्टी होने लगती है आपको कोई भी चीज़ को समझने में। तो ये प्रोफेशनल एरिया हो या पर्सनल एरिया, दोनों को ही हार्म करता है। इंटरपर्सनल डिसएडवांटेज की बात करें तो आप आर्गुमेंटेटिव तो हो ही जाते हैं, तो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले हैं, आप अपने आप को आइसोलेटेड फील करने वाले, नहीं मैं कर लूंगा। टीम वर्क में नहीं काम कर सकते आप, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, आप इतने आर्गूमेंट करते हैं, आप इरिटेटेड हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो टीम में कैसे काम करेंगे। तो आप ट्रस्ट नहीं करते या आपको ट्रस्ट नहीं करते फिर लोग, तो जो आपका रिस्पेक्ट है वो भी कम हो जाता है आपके बिहेवियर की वजह से। जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके टीममेट्स हैं, वो आपको लाइक नहीं करते, बोलते मेरे को उनकी टीम में काम नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ आप अगर डिसिप्लिन है, देखिए लीडर जो होता है, लीडर एग्जाम्पल होता है। अगर आप डिसिप्लिन हैं, आप काम करते हैं, पंक्चुअल हैं, तभी आप दूसरे को बोल सकते हैं, तो आपको लोग रिस्पेक्ट करेंगे। लॉन्ग टर्म में कैसा रहता है, लॉन्ग टर्म में ये अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। जो लॉन्ग टर्म इसके डिसएडवांटेज एंजाइटी के ही हैं, आपके डिप्रेशन के हैं, तो आपको कोई भी बीमारी ऐसी लग सकती है ये जो आपको बर्न आउट हो जाते हैं अचानक से। आपका भी बोले ना उसका व्यवहार पता नहीं कैसे इतनी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, आपका करियर भी चौपट हो जाता है। कई बार लोग टर्मिनेट हो जाते हैं, गुस्से में आके आप बोल देते मुझे नहीं करना काम, और बॉस तो इसी की फ्राक में बैठा होता है और बोल देता ठीक है रिजाइन लिख दो, और आप लिख भी देते हैं गुस्से में। तो गुस्से में बहुत, मैंने तो ये एंगर मैनेजमेंट पे एक वीडियो बनाया, प्लीज़ आप उसको जरूर सुने। तो ये फ्रस्ट्रेशन अलग है, ये वो अलग है। अभी हम लोग इसके एडवांटेजेस की बात करेंगे, पॉजिटिव साइड की बात करेंगे। आप बोलेंगे पॉजिटिव कैसे इसकी साइड हो सकती है, और रेमेडीज की बात करेंगे, दोनों मिलते जुलते हैं। काफ़ी अच्छी बात है, तो हम लोगों ने बीच बीच में कर भी ली हैं। तो जो इसकी एडवांटेजेस हैं उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो जो पहली एडवांटेज है वो मोटिवेशनल है। जैसे मैंने बोला ना, आप कैसे लेते हैं इसको, पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं। तो आपने जो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, तो जो आपके चेंजेस हैं, ये जो इनोवेशन है, अपने आप को आप बूस्ट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन करके कि मैं कहाँ गलत हुआ, वेयर आई वेंट रॉन्ग। इमोशनल एडवांटेजेस में एरियाज जो इंप्रूवमेंट के एरियाज हैं, आप वहाँ वर्क कर सकते हैं। जो इमोशनल एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेस करो लोगों के साथ में, अवेयरनेस, जो एम्पैथी रहती है, लोगों के साथ दिखाओ। आप जैसे और भी लोग हैं, जब आप दूसरों को सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। कॉग्निटिव में क्रिटिकल थिंकिंग जो रहती है, क्रिटिकल थिंकिंग लोगों की ब्लॉक जो हो जाती है, उल्टा इसमें अच्छा होता है कि आप सोचते हैं क्रिएटिव आइडियाज, आप सोचते हैं कि मैं कैसे इससे अपनी प्रायोरिटी जो रहती है कि ये चीज़ कौन सी मेरे को पहले करनी है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके हिसाब से काम करने लगते हैं। और जजमेंट है, वो अपने सेल्फ जजमेंट ऐसे इम्पोज नहीं कर देते हैं। तो जो लर्निंग है फॉर मोटिवेशन वो आपको आता है। पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, सेल्फ कंट्रोल हो जाता है आपको। लोग बोलते हैं ना इसके ऐसा रूड क्यों हो गया है व्यक्ति, वो रूड नहीं होता है, उसके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है उन्होंने उसको शांत बना दिया है, या फिर वो उनका जो लोग बोलते हैं ना कम बोलो मधुर बोलो, ऐसा उनका स्वभाव हो गया है। तो ये कैसा रहता है कि जो आपके सेल्फ कंट्रोल हो जाता है, अकाउंटेबिलिटी आप लेना शुरू कर देते हैं। जो लोग जिम्मेदार होते हैं उनको आप देखेंगे बड़ा बैलेंस होकर रहते हैं, वो स्माइल भी करेंगे और थोड़ा एंगर भी दिखाएंगे, दोनों को बैलेंस करके रखेंगे। इसलिए मैंने इमोशनल मैनेजमेंट की बात की है, यहाँ मैंने एंगर मैनेजमेंट की बात की है, यहाँ फ्रस्ट्रेशन मैनेजमेंट की बात भी की है। तो फ्रस्ट्रेशन भी आने दो, वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, और आपकी जो सेल्फ डेवलपमेंट है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि उसमें आपको पता लगता है कि आदमी जब प्रेशर में भी कैसे काम कर रहा है। जो रहते हैं ना लोग ओपन टू फीडबैक, तो सोशल में कैसा रहता है, कॉन्फ्लिक्ट्स आपके जो है उनका रेजोल्यूशन मिल जाता है, क्योंकि आप एम्पैथी दिखाते लोगों के साथ, टीम में काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप झुक नहीं जाते, बट यू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल थिंग्स। तो जो आपकी लीडरशिप क्वालिटी है वो बढ़ जाती है, एडवोकेसी बढ़ जाती है, क्योंकि आप उनसे पॉजिटिव जो डिबेट है वो करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए, और वेयर आई वेंट रॉन्ग। जब आप डिबेट करते हैं तो आपका डिस्कशन, जैसे बोलते हैं ना डिबेट, डिसएग्री करते हैं तो आपको डिबेट में आपके अपने पॉइंट्स रखने पड़ते हैं, उसको एडवोकेसी बोलते हैं। सोशल में हो गया तो क्रिएटिव जो रहता है, क्रिएटिविटी आपके अंदर आती है, क्योंकि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचने लगते हैं, कुछ मैं ऐसा क्या करूं कि ये सेलेक्ट हो जाए या उनसे अच्छा कर पाऊं। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने लगते हैं, लोगों को इनोवेटिव आइडियाज आने लगते हैं, लोग राइटिंग में चले जाते हैं, राइटिंग अच्छा लिख पाते हैं, स्टोरी टेलिंग अच्छी कर पाते हैं। जो मैं जैसे, आप ऐसे मत सोचो कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहा हूँगा तभी मैंने बोलना शुरू किया, मेरे को बचपन से ही शौक था बोलने का। अभी हम लोग रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। रेमेडीज़ में क्या होता है कि जो इमोशनल है तो आप मेडिटेशन करें। हर वीडियो में मैंने चर्चा की है, मेडिटेशन एक इतनी अच्छी थेरेपी है। आप सीधे बैठ जाएं, कूल होके, कीप योर माइंड फ्री फ्रॉम एनी थॉट्स, लेट इट गो वेयर एवर इट गोज।
गोश्त तो आपके जो भी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। जैसे मैंने चर्चा की, आपके कान गर्म हो जाएंगे या लाल हो जाएंगे, बोलते हैं ना, तलवे से निकल जाता है स्ट्रेस। तो खैर कहाँ से निकलता है? योगा, आपका योगा के लिए योगा बहुत अच्छा है। एक्सरसाइज जो रहती है वो आपको करना चाहिए। राइटिंग की हैबिट अगर आपको हो जाती है तो बहुत बहुत अच्छी बात है। लोगों से बात करना शुरू करें। लोग क्या करते हैं, आइसोलेशन में बात ही नहीं करते हैं। टॉकिंग बहुत जरूरी है। आपको रोना अगर आ रहा है तो आप रो लीजिए, हंसना आ रहा है तो हंस लीजिए, आप अपने इमोशन को दबाइए मत। तो जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो अपने बारे में। लोग बोलते हैं ना, अपने ऊपर मजाक बनाना शुरू कर दे व्यक्ति तो सोचो वो बहुत मैच्योर हो गया है। नहीं तो लोग अपने दोस्तों के ऊपर करके बात करते। मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ, आप भी समझ लीजिए, कोई अगर आपसे ऐसे बात करे ना, मेरे दोस्त के साथ एक बार ऐसा हो गया, आप समझ लीजिए व्यक्ति अपना ही अनुभव बता रहा है लेकिन शर्म आ रहा है अपना बोलने में कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। कॉग्निटिव में कैसा रहता है, जो रेमेडी में आप रिफ्रेम करो अपने थॉट्स को कि भाई पॉजिटिव थॉट्स है, ये कहाँ गलत हुआ। रियलिस्टिक अपना जो भी गोल है वो रियलिस्टिक बनाओ। ऐसा नहीं कि ये जो इम्पॉसिबल चीज, इम्पॉसिबल ऐसा कुछ होता नहीं क्योंकि यू आर वर्किंग फॉर दैट। तो रियलिस्टिक होना चाहिए। आप अपनी टास्क को ब्रेक कर लो, छोटे छोटे पार्ट्स में करके उसको धीरे धीरे करो। अगर एक साथ ज़्यादा लग रहा है तो आप बर्न आउट हो रहे हैं। तो लर्न फ्रॉम फेलियर, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक एंड अदर्स मिस्टेक। जैसे बोलते हैं दूसरे ने गलती की तो मेरे को वो रिपीट नहीं करती हैं, लेकिन अगर मैं उसको इनोवेटिव वे से कर सकता हूँ, कुछ अलग तरीके से कर सकता हूँ, जो मेरा नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव बन जाए। जैसे किसी से नुकसान हो गया, जो स्टिकर मैंने बताया जो टेम्परेरी रहता है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में बन गया तो उन्होंने उसको टेम्परेरी स्टिकर नाम दे दिया था। दो ब्रदर्स ने, किसी वीडियो में मैंने चर्चा की है, वो बना रहे थे अच्छा वाला स्टिकर जो चिपके, और ये ऐसा बन गया गंदा कि वो चिपक ही नहीं रहा है। तो ये तब से ये स्टिकर प्रचलन में आ गया। तो कैसे उसकी पॉजिटिव साइड भी आप देख पाते हैं। बिहेवियरल में आपको क्या करना पड़ेगा, आप थोड़ा ब्रेक पे जाओ। लोग छुट्टी ले लेते हैं, कई बार किसी ने छुट्टी लिया समझो कि बहुत परेशान है वो। सेल्फ केयर के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका जो सोशल केस में अगर जाए तो आप जैसे डांस कहीं प्रोग्राम है, डांस पार्टी में जा सकते हैं। म्यूजिक में आप गाने का शौक है तो आप गाइए। लिमिट और जो टेक्नोलॉजी टाइम है उसको थोड़ा लिमिट कर दो। जो सोशल मीडिया है उसको थोड़ा लिमिट कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हेल्प लो दूसरों की अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है। एनवायरमेंटल में आप न्यूज़ कम कर दो थोड़ा सुनना। सोशल मीडिया को थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। जो ग्रीनरी है उसको देखो, गार्डन है बाहर, गॉड ने इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया है, इतना अच्छा नेचर दिया है, अप्रिशिएट इट। उसकी ब्यूटी को आप देखो, अप्रिशिएट करो। और जो प्रोफेशनल रेमेडी में आप जो अपने कलीग्स हैं, मेंटर्स हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ अपने इमीडिएट बॉक्स से पंगा मत लो। उसके साथ में आप अच्छे बने रहो, क्योंकि उसके साथ आपको डे टू डे डील करना है। जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसके महीने में एक बार मीटिंग होगी, लेकिन यहाँ तो आपको रोज़ गुड मॉर्निंग बोलना ही है। तो उनके साथ रिलेशन अच्छे रखें, रियलिस्टिक रहें। लिमिट और जो ओवर टाइम है अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो उसको आप लिमिट कर दें। ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो ट्रेनिंग लें। मैंने ये भी सुना है कि लोग निकालने की बात करें। एक एम्प्लॉय को तो उसने ईमेल में लिखा, लेट मी नो वेयर आई हैव टू वर्क, आई एम रेडी टू गो फॉर एनी ट्रेनिंग, और उसने रिजाइन नहीं किया। कई बार लोग प्रेशर में आकर रिजाइन कर देते हैं। लॉन्ग टर्म में कैसा है कि आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको आपको मेंटेन करना रहता है। जो फिजिकल और मेंटल वेलबींग है उसके लिए आपको वर्क करना है। अप्रिशिएट करो, खुद को भी अप्रिशिएट करो, दूसरों को अप्रिशिएट करो, रिलेशन अच्छे रखो। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू।